सीआर में जितने भी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी तक के कितने मतलब यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जो है स्टूडेंट्स के लिए अभी तक है, मतलब अप्रॉक्स उसका नंबर कितना है? अभी हमारे पास 73 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें मतलब टोटल जो कृषि के लिए ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो 73। उसमें से 42 तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राज्य स्तर की हैं। 4 हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें IARI, IVRI, NDRI, CIFE मुंबई हैं। इसी तरह 5 हमारे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको कि हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और इसी तरह से 4 हमारे पास अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है। इन सबको मिला के 73 ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनसे हम कृषि संकाय की शिक्षा देते हैं। सो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी जितनी यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशन में? हाँ, अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट में करीब 43,000 स्टूडेंट हैं। BSc, अब BSc हमारे पास क्या है, 11 डिसिप्लिन में है, जिसमें BSc एग्रीकल्चर है, BSc हॉर्टिकल्चर है, BSc फॉरेस्ट्री है, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, BSc होम साइंस है, फिर आपके BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी है, BTech फूड टेक्नोलॉजी है, BTech आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, फिर BSc आपकी फिशरी भी है। इसी तरह से ग्रेजुएट कोर्स है आपका वेटनरी में है, फिर BSc सेरिकल्चर है। इस तरह से टोटल 11 डिसिप्लिन है, इनमें करीब 43,000 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से MSc जो प्रोग्राम है, MSc प्रोग्राम भी करीब 110 डिसिप्लिन में है, और कभी MSc में हमारे पास करीब 13,000 स्टूडेंट हैं। और उसके बाद आपके आते हैं PhD भी हमारे 90 ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें PhD के हैं, उसमें भी करीब हमारे 4,000 के करीब स्टूडेंट हैं। सर जैसे कोई भी अगर स्टूडेंट अगर कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, तो बेसिकली एजुकेशन के साथ साथ हम उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें पार्टिसिपेट कराने के लिए पूरा हम अपना योगदान देते हैं। तो जैसे कि अभी तक मतलब जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करिकुलम एक्टिविटीज़ आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ हमारे जो कोर्स सिलेबस है उसमें NSS, NCC और NSO का मतलब है स्पोर्ट्स का। तो सारे स्पोर्ट्स जो है हम ICAR के माध्यम से हर यूनिवर्सिटी को हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक भी एस्टेब्लिश कर रखा है, और 4-4, 5-5 करोड़ रुपए हमने हर यूनिवर्सिटी को दिए हैं। और हर साल भी हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन के लिए एक और यूनिक चीज़ है, हमारे जो 73 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके सबके सारे स्टूडेंट्स साल में एक बार एक स्थान विशेष पे गेम्स और जो स्पोर्ट्स मीट होती है उसके लिए भी इकट्ठे होते हैं, और इसी तरह से कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी इकट्ठे होते हैं। तो हमारे दोनों प्रोग्राम हर साल हम कराते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी को हम स्टूडेंट्स एम्यूनिटीज़ के नाम से, उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम से, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर की दूसरी एक्टिविटी के नाम पे, सोशल इश्यूज़ के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रेस के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमने कई यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज लैब भी एस्टेब्लिश करी है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो इंग्लिश के अलावा कुछ दूसरी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे फ्रेंच है और इस तरह की भाषाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा आजकल हो गया चलन। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम पूरी यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह की सहायता देते हैं। और सर अभी तक की क्या क्या रिसर्च मतलब हो गई है या फिर होने वाली है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड फॉर दिस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स? हाँ, देखो रिसर्च में तो ICAR तो पायनियर है। आप ये मान के चलेंगे कि सारी, अब वो क्रॉप साइंस की रिसर्च है या हॉर्टिकल्चर की है, एनिमल साइंस की है कि फिशरी की है, इसी तरह से नेचुरल फार्म रिसोर्स मैनेजमेंट की है, तो हमारे पास जो देखा है इसी तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। हमारे 8 डिवीज़न है, और 8 डिवीज़न में एक शिक्षा का है और एक एक्सटेंशन का है, जिसमें जिसकी प्रसार शिक्षा हम कहते हैं, और एक हमारा ये कृषि शिक्षा का विभाग है जिसमें मैं हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा जो 6 दूसरे जो विभाग हैं हमारे पास, जो डिवीज़न है, वो सारे के सारे रिसर्च का ही काम कर रहे हैं, जिसमें एनिमल साइंस भी है, और उसके अंदर उसके अलावा वो क्रॉप साइंस है, हॉर्टिकल्चर साइंस है, फिशरी साइंसेज है, NRM नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो सर अभी तक रिसर्च में अचीवमेंट्स क्या क्या मिल रहा है? देखो आज की डेट में अगर आप ये देखें कि भारत देश का जो उत्पादन हुआ है, 5 गुना ग्रेन्स का उत्पादन हो चुका है। अगर हम 1947 से कंपेयर करें, 1947 में 49 मिलियन टन के करीब था, 4.9 करोड़
टन के करीब था, वो बढ़ता हुआ 263 तक हम पहुंच गए, 263 मिलियन टन यानी कि 26.3 करोड़ टन तक हम पहुंचे। तो 5 गुना हमने उन्नति करी है हमारे ग्रेन प्रोडक्शन में। इसी तरह से करीब 9 गुना उन्नति हमने करी है हमारे हॉर्टिकल्चर में, 9.5 गुना करी है हमने मिल्क में। 147 मिलियन टन लास्ट ईयर का ये था, यानी कि 14.7 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। इसी तरह फिशरी में 10 मिलियन टन यानी कि 1 करोड़ टन के करीब हमने फिशरी में उत्पादन किया है। इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो करीब ये देखा गया कि 39 टाइम्स हमने एग प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो हर फील्ड में तो ये जो उन्नति हुई है ये सब रिसर्च के कारण ही हुई है। इसमें हमारे रिसर्च का भी योगदान है और उसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं वो भी तत्पर रहे, उन्होंने भी हमारी नई टेक्नोलॉजी ली और इस कारण से वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं। तो आज देखा जाए तो विश्व में हम बहुत चीज में सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। फल और सब्जियों में द्वितीय स्थान है हमारा, और कई ऐसे ग्रेन ऐसे सब्जियां हैं जिसमें तृतीय स्थान है, द्वितीय स्थान है। हमारा जो कॉटन का है उसमें उत्पादन में तृतीय स्थान है। तो दूध में तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर का एक बहुत विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान लेके, प्रथम स्थान लेके 147 मिलियन टन हमने प्रोड्यूस किया। तो ये जितना भी उन्नति हुई है ये कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक अच्छी प्रौद्योगिकी के कारण ही हुई है। और वो प्रौद्योगिकी किसने दी है? वो प्रौद्योगिकी हमारे साइंटिस्ट ने दी है। और दूसरा श्रेय मैं दूंगा हमारे किसानों को भी। ये नहीं कि अगर किसान लोग वो नहीं करते, हमारी टेक्नोलॉजी को नहीं लेते, तो हो सकता है हम आज इस स्तर पे नहीं पहुंचते। मगर अब वाकई में ये प्रथम फेज था जिसको हमने प्रथम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कहा है। अब हमारे को इच्छा है कि द्वितीय हरित क्रांति की तरफ हम बढ़ें। तो और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और नए तरीके से, नए सिरे से हमें काम में लेना पड़ेगा। क्या क्या आपके आने के बाद संस्थान में क्या क्या नई चीजें आई हैं जो पहले नहीं थी, या जो पहले थी तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट अभी तक किया गया? हाँ, इसमें हमने सबसे पहले तो ये किया कि जैसे हमारे कृषि शिक्षा में छात्राएं, गर्ल्स स्टूडेंट काफी आ रहे हैं। हर विश्वविद्यालय में देखें तो वैसे तो 30% स्ट्रेंथ होती है, मगर हर विश्वविद्यालय में मैंने देखा, हर कॉलेज में जहाँ पे भी मैं गया हूँ, सब जगह 50% तक छात्राएं हैं। और गर्ल्स क्या डेडिकेटली भी काम करती हैं, ये निश्चिंत है। और उस कारण से हम ये चाहते हैं कि उनको पूर्णतः सही तरह से उनको सारी फैसिलिटी मिले। तो ये मैंने कोशिश की है। मैंने हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी ICAR की, उनको मैंने कन्विंस किया और हमने ये निश्चित किया कि हर विश्वविद्यालय में जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें गर्ल्स हॉस्टल जरूर हो। एक हमने काम ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि हमारे छात्रों को भी आधुनिकता के ज्ञान भी होना चाहिए। उसके लिए हमने ये तय किया कि ये किस तरीके से स्मार्ट क्लासरूम हो। हर विश्वविद्यालय में हमने स्मार्ट क्लासरूम की भी स्थापना की गई। स्मार्ट क्लासरूम में ये रहता है कि छात्र टच स्क्रीन है या विजुअलाइजर है या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोर्स मॉड्यूल हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ये स्मार्ट क्लासरूम के कई विभिन्न आयाम हैं। हमने ये कोशिश करी है कि हर विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम भी एक स्थापित हो, जिससे कि छात्रों को पढ़ाई में रुचि बढ़े। उसके अलावा हमने कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स में भी काम करने की कोशिश की है। ग्रीन इनिशिएटिव्स का मतलब ये है कि किस तरह से पेपरलेस वर्क हो हर विश्वविद्यालय में। हमने ये विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि अगर आपको इस क्षेत्र में कुछ पैसा चाहिए तो हम उसको हमारे स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम दे सकते हैं। उसी तरीके से कि अगर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, सोलर एनर्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके नॉइस फ्री जनरेटर आप अपने पास लगावें, आपका जो भी गंदा पानी और कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको रिसाइकलिंग करें, उसको कंपोस्टिंग बनावें, ये भी हमने काम किया है। उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि छात्रों को एक नया ज्ञान ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी, नेचुरल फार्मिंग का भी, उसके लिए भी हमने कुछ विशेष ट्रेनिंग का प्रावधान रखा है। और हम ये चाहते हैं कि छात्रों को ये बताया जाए कि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जो काम में ले रहे हैं, उसकी पूर्ति किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू करें, जिससे हमारा पैदावार भी कम नहीं हो और साथ साथ में हमें अच्छा स्वच्छ और शुद्ध खाना मिले। वो हमारी एक प्रायोरिटी रही थी। तो एजुकेशन के माध्यम से हमने कई नए आयाम शुरू किए हैं और उनका अब रिजल्ट भी आने लगा है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी आकर्षित होंगे।
अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, मगर हम ये और चाहते हैं कि हमारी गिनती दूसरे तरह के, जैसे आईआईटी में छात्र एडमिशन लेने के लिए हर छात्र की लालसा रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि हर छात्र की ये लालसा ये रहे कि वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी आए। ये हमारी एक इच्छा। छात्रों के लिए कोई संदेश सर? छात्रों के लिए ये संदेश है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन का एक भविष्य बहुत सुदृढ़ है। मैं यहाँ किसी दूसरी शिक्षा की कोई वो नहीं बता रहा हूँ, मगर हमारे एग्रीकल्चर का ये है कि सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ रुक सकता है, मगर एग्रीकल्चर नहीं रुक सकती। एग्रीकल्चर हमें चाहिए। आप अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी पेट पूजा करते हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर तो रहेगा ही। आप कोई भी, हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कोई पुराना स्कूटर आते थे वो बंद हो गए, आज आपने देखा पुरानी मोटरसाइकिल बंद होगी, उनकी जगह नई मोटरसाइकिल आ गई है, मगर हमारी जो खेती बाड़ी है वो वैसी की वैसी रहेगी। उसमें थोड़ा सा नयापन ये रहेगा कि ज़्यादा पैदावार किस तरह से की जाए और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, मगर फूड रहेगा, खाने पीने की चीज़ रहेगी। इसलिए मैं छात्रों को यही कहना चाह रहा हूँ कि वो इसमें अपना इंटरेस्ट दे और आगे बढ़ें, और ये देखें कि ये एक बहुत अच्छा चैलेंजिंग फील्ड है। अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें कोशिश करेंगे तो निश्चय देश का भी उन्नति होगी और उनकी भी उन्नति होगी, क्योंकि आज जरूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार भी करनी है, हमारे कृषक को भी व्यापारी बनाना है, और उसके साथ साथ हमारे जो भारत देश की जीडीपी है उसमें भी हमारा योगदान आगे बढ़ाना, वो केवल हमारे युवा कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश जो है वो यंग इंडिया है। 57% जो हमारी जनसंख्या है वो 30 साल से नीचे की है। अगर यही जनसंख्या ठान ले कि खेती बाड़ी में आगे बढ़ना है तो निश्चय ही देश आगे बढ़ सकेगा।